जंग में मजीद तेजी आएगी या मामलात कुछ और भी हो सकते हैं? इससे ज़्यादा तेज़ी क्या आ सकती है? ईरान ने कोई मुल्क नहीं छोड़ा। दुबई, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और उनकी अब ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी हमला हो रहा है। और इवन कि ओमान को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने नेगोशिएशन सेटलमेंट करवाई थी। अब वो कह रहे हैं कि देखिए जी, ये इन सारे के जो हमारे मिलिट्री के यूनिट्स हैं, उनको ऑर्डर्स जो है पहले दिए गए हैं। ये हमारा कंटीजेंसी प्लान था कि अगर टॉप लीडरशिप जो है असैसिनेट होती है तो आप क्या करेंगे। तो वो इंडिपेंडेंटली डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे हमले होते रहेंगे। इजराइल के ऊपर इस दफ़ा फोकस उतना नहीं है जितना जून की जंग में था। और इस वक्त फोकस ये है कि वो ममालिक जो इसराइल के दरपर्दा इत्तेहादी हैं, उनको टारगेट किया जाए और इन सब को बताया जाए कि जंग की कीमत इस दफ़ा आपको अदा करनी पड़ेगी। देखें, ईरान ने सिर्फ दुबई के ऊपर 165 मिसाइल फेंके और गालबन 500 के लगभग ड्रोन अटैक हुए। ये सिर्फ मैं दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसी स्केल से, इससे मिलते जुलते स्केल से बाकी ममालिक में जो है मिसाइल फेंके जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, वो अभी बहुत सारे लोगों का राय है, एक मे बी इट इज अ स्पेकुलेशन, कि जो जिसे कहते हैं सेवरल एयरक्राफ्ट वो सारे के सारे जो गिरे हैं कुवैत के अंदर, अमेरिका के अच्छा, उसको उन्होंने माना है कि सेवरल एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे, वो डिसेंड हो रहे हैं यूं एकदम। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है? क्या ये चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही है उसी अंदाज में जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में किया था? मुझे लग ये रहा है कि अमेरिकन ने अब अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि ये फ्रेंडली फायर है। तो फ्रेंडली फायर है तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे गालबन वो 3 जो है त्यारे हैं, किस तरह अचानक सबके साथ एक ही फ्रेंडली फायर होना था? तो मेरा ख्याल देर क्रिटिकल क्वेश्चन, चाइना एक दफ़ा फिर ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो पीछे से मौजूद है। तो क्या ये ईरान के अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चाइना नहीं कर सकता कि जो कि कुवैत और अरब ममालिक के अंदर हो रही है? ईरान के किस तरीके से रूस और चीन मदद कर सकते हैं या कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, उनका सैटेलाइट सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो वैसे लिंक नहीं है। एक तो उसमें चाइना का, जो चाइना का है, और चाइना जो है वो रियल टाइम लोकेशन में इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो गल्फ में, जो इसराइल के अंदर जो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई हैं। अब दुबई के अंदर जो CIA के जो सो कॉल्ड सेफ हाउसेस थे, जो मोसाद के सेफ हाउसेस थे, उनको टारगेट किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? उनकी जो डिप्लोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, उसको उन्होंने हिट किया है। तो वो उसका नेट रिजल्ट क्या निकला है कि इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि एक ऐसी जंग जिसको कांग्रेस ने ऑथोराइज नहीं किया और आपने क्यों शुरू की है, इसके नताइज आप भुगते हैं आप। तो अब देखिए, इस जंग के नतीजे में 2-4 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि चाइना का एज हो जाएगा कि जो चाइनीज वेपन और चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न वेपन्स को अब डायरेक्टली हिट कर रही है। और लेकिन अभी तक तो कोई इसका एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है, ये कभी आपको एविडेंस मिलेगा भी नहीं। चाइना का और पाकिस्तान के अंदर जो जंग हुई है उसके अंदर कितना हार्ड एविडेंस? नहीं, इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी चाइना की और इंडिया की और पाकिस्तान की जंग हुई, कितना उसमें हार्ड एविडेंस नहीं है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दिस इज ए मैसेजिंग, इसके नतीजे में जो अमेरिका का जो थोड़ा बहुत स्टेटस रह गया था वो भी जाता रहेगा। चलें, एयर कमोडोर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त अमेरिकी जहाज़ों पर असरअंदाज हो रही है? और जिस तरह की खबरें हैं, फ्रेंडली फायर का दावा किया जा रहा है, ये किस हद तक दुरुस्त है आपके ख्याल में अमेरिकी जहाज़ों को गिराने के हवाले से? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि 3-4 चीज़ें जो थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल कर सकूं ताकि आपके व्यूअर्स बेहतर समझ सके। पहले तो मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो इंडक्शन हुई है जून 2025 से लेकर वेपन्स की, ईरान ने जो की है, चाइना और रशिया से जो वेपन्स लिए हैं, उसके बारे में मैं कमेंट इसलिए करूंगा कि मैंने अभी एक रिसेंटली अपने चैनल्स के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसमें उसका टाइटल ही यही था, व्हाई US ईरान वॉर वुड बी डिफरेंट एंड डेंजरस। और उसमें मैंने ये जिक्र किया था जो मैं अभी जिक्र करने लगा हूं, इसलिए रेपिटेशन की माजरत।
देखिए, बुनियादी तौर पर बहुत मैसिव इंडक्शन की है एयरफोर्स के एयर पावर के अंदर उन्होंने, जिसके अंदर ड्रोन उन्होंने बहुत लिए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल लिए हैं, जो रिपोर्टेडली हैं, जाहिर है ईरान खुद तो कंफर्म नहीं करता, और उसके पास पॉसिबली ऐसे मिसाइल हैं जो सरफेस टू एयर हैं, जो जहाजों को नॉकडाउन कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिकली के 3 जहाज जो फ्रेंडली फायर का शिकार हो गए हैं, आमतौर पर मेरा मानना नहीं है कि 3 इकट्ठे जहाज फ्रेंडली फायर का शिकार होते हैं। अगर बहुत फॉग ऑफ वॉर का मैं बेनिफिट दे दूं कि एलिमेंट ऑफ पैनिक होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, तो शायद एक जहाज का हो सकता है। 3 जहाज कंसेक्टिवली एक ही दिन में ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, आमतौर पे बिल्कुल अनबिलीवेबल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर फ्रेंडली फायर का होता तो कौन से जहाज से उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है। ईरान के पास तो एयरफोर्स ना होने के बराबर है, उनके पास मिग-29 ऑब्सोलीट है, मुश्किल से उड़ते हैं, उनके पास F4 हैं जो आराम से इंटरसेप्ट हो सकते थे, मेंटेन करना उनको बड़ा मुश्किल है। तो ईरान की एयरफोर्स तो ना होने के बराबर है, तो कुवैत कैसे पहुंच गई? नहीं, उनकी मिसाइलों के साथ कंफ्यूज किया गया है, ये बज़ाहिर ईरानी मिसाइलों के साथ कंफ्यूज किया गया अमेरिकी जहाजों को। वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक और आइडेंटिफिकेशन मैं अर्ज करता चलूं जो आपको मैं बेहतर समझा पाऊंगा। देखिए, हर मिसाइल सिस्टम जो अगर कुवैत में लगा है, जो अमेरिकी सिस्टम होगा कोई भी, उसके अंदर, और हर जहाज में भी ये सिस्टम लगा होता है, उसको कहते हैं हम IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, जिसका मतलब होता है वो सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फ्रेंडली जहाज है या एनिमी जहाज है। ये फाइटर जहाजों में भी लगा होता है, जो दुश्मन का जहाज समझने में या आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी देता है, मदद करता है। जमीन पर जो मिसाइल्स और वेपन सिस्टम होते हैं उनमें भी ये लगा होता है, जिसका मतलब है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा है, ये दूसरा है। तो मेरा भी मानना यही है कि पॉसिबली ये ईरान के किसी मिसाइल से हिट हुए हैं, क्योंकि 3 इकट्ठे, और F-15 जैसा वेरी इंपॉर्टेंट जहाज और बड़ा सीजनड है, और मेरा ख्याल है आज तक F-15 किसी वॉर में आज तक शूट डाउन नहीं हुआ। F-15 इससे, और ऑलमोस्ट ये 45-50 सालों से ये जहाज उड़ रहा है, कभी भी ये शूट डाउन नहीं हुआ, मेरा मानना ये है। तो क्योंकि मैं रिसर्च नहीं कर सका, मैं सुबह से अभी तक चैनल्स पे ही हूं, तो मैं रात को देखूंगा कि ये क्या हिस्ट्री है इसकी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जिसको कहते हैं फ्रेंडली फायर का है, ये पॉसिबली क्रेडिट ईरानियों को जाता है। ठीक है, एक मोटर साहब क्विकली ये बता दें कि ये जो अड्डे होते हैं दूसरे ममालिक के मेज़बान मुल्क के अंदर, फौजी अड्डे जैसे अमरीकी अड्डे हैं, तो क्या अमरीकी अड्डे जो हैं वो अमरीकी एम्बेसी की तरह होते हैं कि जहाँ पे जो मेज़बान मुल्क है उसका कोई अमल दखल नहीं होता? और क्या वो अमरीकी अड्डों से दूसरे मुल्क पे हमला किया जा सकता है? क्या मिसाल के तौर पे कतर से जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ से हमला अगर ईरान पे होता है तो क्या उसमें कतर की हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्या ईरान जवाब देने का हक नहीं रखता? ये अरेंजमेंट क्या होती है? मतीउल्लाह साहब, 2 चीजों की हम बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हम एथिक्स की बात कर रहे हैं। एथिक्स की तो मैं बाद में आता हूं। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये ऑलमोस्ट ये कन्फाइंड एरिया होता है, जिसके अंदर आउटसाइडर्स नहीं जाते बेसिस के अंदर, जिसका मतलब होता है उनकी मोनोपोली होती है, उनके ऑपरेशंस क्योंकि क्लासिफाइड भी होते हैं, जहाज भी कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, मिशंस भी ऐसे होते हैं जो पब्लिक से शेयर नहीं करते, इवन लोकल से नहीं शेयर करते वो। तो ये बिल्कुल नहीं, लोकल गवर्नमेंट से भी नहीं शेयर करते वो, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर वो ऑपरेट कर सकते हैं अड्डे। तो देखिए, अड्डे कोई पीस टाइम में कोई एयरबैटिक्स करने के लिए तो लिए नहीं जाते। तो अड्डे किस लिए लिए जाते हैं? वो ये शो ऑफ फोर्स ही होती है, और शो ऑफ फोर्स सिर्फ पीस टाइम के लिए नहीं होती, वॉर टाइम के लिए भी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उनसे परमिशन लेगा कि मैं यहां से टेक ऑफ कर दूं, ये मेरा मानना ये है। तो कल को वो अगर मुल्क कुछ और कहना चाहे तो जाहिर है वो बेहतर पोजीशन में होंगे, पहली बात ये है। दूसरी, आप बात कर रहे हैं एथिक्स और मोरालिटी, मेरा नहीं ख्याल कि एथिक्स और मोरालिटी यहां अप्लाई हो रहे हैं। अगर यहां से टेक ऑफ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट टारगेट हो जाते हैं। मैं अब जी जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहा था, मैं यही कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जितने वेपन्स लेकर आ रहा है उतना ही तो टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है ईरान को। जितने ज्यादा फैलाव करेगा, एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर्स हो जाएंगे, मिसाइल बैटरीज हो जाएंगी, या इस तरह के एयर बेसेस हो जाएंगे, खासतौर पे अगर वो एयर बेसेस ऑपरेशन में शामिल हुए। जैसे जॉर्डन का एक बेस है, मुवाफा तो आप ये कह रहे हैं कि अरब ममालिक के अंदर जो अड्डे हैं वो ईरान के एक लेजिटिमेट टारगेट हैं? नहीं, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपनी तरफ से जस्टिफाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज एन एक्सपर्ट मिलिट्री एनालिस्ट? आप समझते हैं कि फौजी अड्डे लेजिटिमेट टारगेट हैं अगर वहां से हमला किया जाता है? देखिए, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक ना हो, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से जहाज हवा में एयरबोर्न होकर आ रहे हैं। तो कल को मेरे मुल्क की एग्जांपल देता हूं, अगर कि थर्ड मुल्क से कहीं हमारे पर हमलावर कोई होगा